भारत के हमले पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बिलाल कैंप का प्रमुख याकूब मुगल मारा गया है। याकूब मुगल भी भारतीय हमले मारा गया। हमले से पहले बिलाल कैंप में इस्मा बुलाई गई थी इसकी तरफ से। सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, इसके बारे में जरा बताइए जिस बिलाल का हम जिक्र कर रहे हैं, बिलाल कैंप का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बिलाल कैंप वो इलाका है या फिर वो आतंकी है खासतौर पे जिसने बड़े आप कह सकते हैं कमांडर के तौर पर देखा जाता था। और अभी खास बात यह है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये बहुत एक्टिव था। बड़े लंबे समय से इसके बारे में कहा जाता था कि ये जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के बारे में इसको अच्छी जानकारी थी। इन्फिल्ट्रेशन कराना यानी घुसपैठ कराने के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराना, नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हमने बड़े बेसिस के ऊपर बड़े हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया है तो निश्चित तौर पर इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े कमांडर्स मारे गए होंगे। ये वो कमांडर्स थे जो लगातार इन ना सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बल्कि घुसपैठ के लिए भी जिम्मेदार थे। ये वो लोग थे जो लगातार फंडिंग के लिए जिम्मेदार थे। और अभी लगातार यही इनपुट मिला क्योंकि अभी आप देखिएगा कुछ ही घंटे हुए हैं और ये जानकारियां मिल रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन कुछ और वक्त रुकिए, देखिए उसके बाद और भी जानकारी मिलेगी, कैजुअलिटीज का एक्यूरेट नंबर मिलेगा, यह भी पता लगेगा आखिरकार कौन कौन से बड़े कमांडर्स इसमें मारे गए हैं। हालांकि जो ऑपरेटिंग स्टाइल इनका है, राठौर सर सवाल आपसे कर रही हूं, ये अभी तक हम देखते आए हैं कि कितने कैलकुलेटिव तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। एक और बड़ी खबर उसके बाद इसको लेकर सवाल करती हूं। मुजफ्फराबाद में आतंकियों को दफनाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। हमले में मारे गए आतंकियों को दफनाया जा रहा है। पहले ताबूत में ले जाती हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई और इस बीच अब ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है जहां देखिए कि अब हमले में मारे गए आतंकियों को दफनाया भी जा रहा है। मनीष, इसके बारे में फिलहाल क्या और जानकारियां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो कर दफनाने का मौका मिल गया, लेकिन अगली अटैक जो होगा तो हो सकता है कि उसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जो है सो स्वाहा हो जाए और उसमें दफनाने का भी मौका नहीं मिलेगा। असल बात यह है कि आप सोचिए कि ये किस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन होगा कि 100 किलोमीटर के दायरे में 21 जब मिसाइल से और वेपन से अटैक किया जा रहा हो और 25 मिनट तक अगर इंडियन फाइटर जेट और ड्रोन और दूसरी जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है वो एक्टिव हो तो ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। जहां पर एक एक सेकंड मायने रखता है वहां पर 25 मिनट तक आप दुश्मन के आसपास घूम रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं, 100 किलोमीटर तक उसके अंदर जाकर अटैक कर रहे होते हैं और उसके बाद आप सुरक्षित वापस ले आते हैं। दुनिया में बेहतरीन जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसमें से कल के दिन में इसे एक गिना जाएगा कि आप एक साथ अटैक करने के लिए जाते हैं और बहुत एक छोटे से पॉकेट में, एक छोटे से एरिया में। जब मैं 100 किलोमीटर की बात करता हूं तो फाइटर जेट के लिए मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का भी फासला नहीं है। वहां पर आप 25 मिनट रहते हैं और 25 मिनट रहकर आप एक के बाद एक, कभी लश्कर का, कभी जैश का, कभी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हैं। वो तो कहिए कि इनकी किस्मत अच्छी है कि इनकी बॉडी मिल गई और इनको दफनाने का मौका मिल गया, वरना जिस तरह का अटैक हुआ है उसमें तो बॉडी तो छोड़िए, वो हड्डी जब भस्म हो जानी चाहिए थी। ठीक है। और देखिए सुमित, एक और बात बताइए, तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं लेकिन इससे पहले भी ये मैंने सवाल रखा था कि अभी हमें मसूद अजहर को क्या हुआ, उसके परिवार को कितना नुकसान पहुंचा, कैसे खत्म हो गया, ये सब बता रहे। लेकिन लश्कर तैयबा, हाफिज सईद, इससे जुड़ी पूरी डिटेल आनी बाकी है कि आखिर उसको कितना आघात पहुंचा है। देखिए 22 तारीख को आपको याद होगा जब ये घटना हुई उसके बाद हम ही ने 23 तारीख को ये बताया था कि भावलपुर का पूरा कैंप लगभग खाली है। हाफिज सईद के साथ साथ उसके बेटे को भी वहां से, तला सईद को भी वहां से निकाल लिया गया है। और इसके पीछे का मकसद ये था कि ये इनको अंदेशा पहले से था कि भारतीय सेनाएं लगातार रिटेलिएट करेंगी, वो जवाबी कार्रवाई देंगी, वो कोई बड़ा एक्शन लेगी। लेकिन अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारी फोर्सेज हाफिज सईद को ट्रैक नहीं कर रही होंगी। वो पाकिस्तान के कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद, उसकी ट्रैकिंग लगातार जारी होगी। और आने वाले वक्त में अगर कोई, मैं आपको बता दूं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा से अटैक्स इनिशिएट किए जाएंगे, क्योंकि अब यह पॉसिबिलिटी कभी भी रूल आउट नहीं की जा सकती कि भारत पाकिस्तान के किसी इलाके के अंदर इन टेररिस्टों पर अटैक ना करे। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक दहशत, एक डर इनमें भी होना चाहिए कि अगर ये भारत के किसी इलाके के अंदर ऐसे दहशतगर्दी करते हैं तो ये किसी भी कोने में छुप जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। ऑपरेटिंग स्टाइल राठौर सर कितना ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि इन्होंने तो इस बार इनको सेव करने के लिए भी ऐसे इलाकों को चुना जहां पर इनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हो। अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी तो इनको मिलती है, लेकिन आम लोगों के बीच में इनको शरण देने की जो कोशिश की गई उसमें भी तो साफ है कि सेना के सहयोग के बिना तो ये संभव ही नहीं। देखिए सुरभि, मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात यह है कि जो भारत ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रिसीजन स्ट्राइक को अंजाम दिया है और ये इस बात को दुनिया भी मानेगी कि इस प्रिसीजन स्ट्राइक में कोलेट्रल डैमेज ना के बराबर हुआ है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक भारत सिर्फ ये कह रहा है कि हमने
टेररिस्ट को मारा है। लेकिन ये जग जाहिर बात है कि टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी इनसेपरेबल हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी नहीं मानती है तो अगला निशाना पाकिस्तान की आर्मी होगा। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो विजुअल्स आ रहे हैं इसमें आर्मी के लोग उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। ये भी खबर आ रही है कि घायलों का इलाज आर्मी हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो ये आर्मी को और टेररिस्ट को अलग समझना गलती करना होगा। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमको दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा सूनर और लेटर। बिल्कुल राठौर सर, आपने बड़ी बात भी कही। और क्या पता ये जो आतंकी